नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी जोरों पर है। बहुत सारे दलों ने टिकट बंटवारा कर दिया है, लेकिन बहुत से दलों में अभी भी बहुत से लोग टिकट के लिए रो रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि जेडीयू ने अपने 15 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। आखिर ये फैसला इस माहौल में क्यों लिया गया है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये 15 नेता जो हैं, इनको पार्टी से बाहर नीतीश जी ने क्यों कर दिया होगा? कहीं ये भी टिकट तो नहीं मांग रहे थे? देखिए, एक दिन पहले बीजेपी ने भी कई सारे लीडर्स को जो है अनुशासनहीनता की वजह से उनको बाहर किया। जेडीयू में भी हो रहा है। लेकिन इस तरह की खबरें आप कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं देखेंगी, सीपीआई-एमएल से नहीं देखेंगी, कांग्रेस से नहीं देखेंगी, आरजेडी से भी नहीं दिखेंगी। इसका मतलब क्या होता है? उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं होंगे खड़े करने के लिए। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपको इलेक्शन का एक अंदाजा मालूम चल जाता है कि भाई ग्राउंड में क्या हो रहा है। लोग ललायत थे टिकट पाने के लिए। जिस पार्टी की जीत सुनिश्चित है, जब ऐसा लगता है कि इस बाढ़ में जो भी इस नदी में कूदा वो किनारे लग जाएगा, टिकट मिलते ही जीत सुनिश्चित हो जाएगी, उसी पार्टी के अंदर ज्यादा बवाल मचता है। एक अनार 100 बीमार। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा टिकट बांटने का काम जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। बीजेपी के लिए और एनडीए में जो जेडीयू है, इन दोनों ही पार्टी में जब लोगों को निकाला जा रहा है और एक सीट के ऊपर 10-10, 20-20 उम्मीदवार जो है एकदम जान लगा के रखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ लोगों ने जान ही नहीं लगाया, पिछले 1 साल से ये लोग मेहनत भी कर रहे होंगे कि अभी मेरा नंबर लग जाए। और जब नहीं मिलता है तो सब विचारधारा के लिए तो पार्टी ज्वाइन करते नहीं है। बिल्कुल, वो तो सब तो अपने अपने पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए राजनीति में आते हैं। इसलिए जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो विद्रोही बन जाते हैं। तो पार्टी को जब मालूम चलता है कि भाई ये विद्रोही बन सकता है, तो इसको जो है पार्टी से बाहर कर देते हैं। अनुशासनहीनता के नाम तो पर। अनुशासनहीनता के नाम पे उसको बाहर कर दिया जाता है। और यहीं पे बड़े बड़े लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी के जो संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है, वो समझ में आता है कि जब आप चुनाव जीत रहे होते हैं और इस तरह की स्थिति जब हो जाती है, तो आप किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं, अपने ग्राउंड वर्कर्स, अपने ग्राउंड लीडर्स को आप पार्टी के अंदर एडजस्ट करते हैं। तब वो पार्टी जमीन में टिक पाती है, तब वो पार्टी बड़ी बनती है। अन्यथा कांग्रेस वाली हालत होती है कि लोग फिर पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन ये समझाइए कि जितने भी 15 नेता जेडीयू से, आप कह रहे हैं बीजेपी के भी बहुत से नेताओं की इसी तरह से छुट्टी हुई है, तो ये तो 1 साल से काम कर रहे थे, टिकट पाने की चाहत थी। ये लोग जब इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे तो क्या पार्टी के लिए सरदर्द नहीं बनेंगे ये विद्रोही? देखिए, पार्टी के लिए सरदर्द तो बनते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदा कदा 100 में 1-2 ऐसा कैंडिडेट होता है जो पार्टी छोड़ के जाता है और चुनाव जीत जाता है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि वो पार्टी छोड़ के जाता है, चुनाव अगर जीत जाता है तो वापस फिर उसी पार्टी में आ जाता है निर्दलीय, अगर वो चुनाव लड़ता है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। खास करके अब जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी एक सांगठनिक पार्टी है, विचारधारा से प्रेरित है, प्लस आरएसएस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो इसलिए इसमें से जो लोग बाहर जाते हैं या विद्रोही बन जाते हैं, उनका तो पत्ता साफ हो जाता है। आप ये देखिए, इसकी बहुत सबसे बड़ा एग्जाम्पल उमा भारती है। उमा भारती से बड़ी लीडर मध्य प्रदेश में कोई नहीं थी। उस वक्त वो दिग्विजय सिंह को जब वो हराई थी, शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह का तख्ता पलट नहीं किया था। वो सिंगल हैंडेडली उमा भारती ने, और मुझे याद है वो दोनों हाथ ऊपर करके वो कैंपेन किया करती थी, तो भीड़ जो है उमड़ पड़ती थी। और वो उसने जो है वो पूरा जिताया, सरकार भी बनाई। लेकिन फिर
पार्टी के साथ जो केंद्रीय लीडरशिप है उसके साथ जो है उनका अनबन हुआ, और धनतेरस के दिन वो पार्टी से विदा करके चली गई। तो वो अनबन हुआ। अनबन होने के बाद ही उनकी मुख्यमंत्री से हटाया गया, शिवराज सिंह को बनाया गया, वो अलग पार्टी बना ली, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों? यही वजह है कि आप जब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी से आप जब अलग होते हैं तो यदा कदा ही आप सक्सेसफुल हो पाते हैं, अदरवाइज आपको पार्टी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और जो लोग इसमें पेशेंस दिखाते हैं वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, जो पेशेंस लूज करते हैं उनके लिए जो है वो राजनीति जो है वो उतना ज़्यादा वो अपने मन मुताबिक वो काम नहीं कर पाते। तो ये चीज़ हो रहा है और ये हर इलेक्शन में होता है और ये अपने आप में एक संकेत है कि वहाँ पे जेडीयू और बीजेपी की स्थिति मजबूत है और इसलिए वहाँ पे टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। दैट्स इट। और जिस तरह की मारामारी है, कम से कम वो इस बात पर भी मोहर लगा रही है कि जो हमारा कैपिटल टीवी का सुपर सर्वे था उसमें भी हमने एनडीए को सबसे ज़्यादा सीटें दी है। हाँ, मैंने देखा कल टाइम्स नाउ के ऊपर भी सी वोटर का सर्वे आया था और उसका भी जो सर्वे है वो हमारे सर्वे से मिलता जुलता है। तो एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि ये जो ग्राउंड में जो वाइब्स अभी जो आ रहे हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक सप्ताह काफ़ी होता है चीज़ों को बदलने में। अगर आप गलत तरह के कैंडिडेट्स खड़े कर दें, आपका कैंपेन पुअर पड़ जाए, प्लस कैंपेन के दौरान कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज खड़े हो जाएं, तो वो पूरा का पूरा पासा पलटने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम लोगों ने किया वही ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट जो है सी वोटर का भी है, क्योंकि वो ग्राउंड में यही वो परिलक्षित हो रहा है। जब हमारे सर्वे करने वाले लोग जब ग्राउंड में गए थे तो उनको भी यही लग रहा था कि सब लोग, ये बहुत सारे लोग उसमें ये भी थे और जो सी वोटर्स के भी सर्वे में, हमारे सर्वे में भी है कि लोग नीतीश से नाराज़ हैं। उसमें भी जो उनका जो है 32% के आसपास रेटिंग था, हमारे में 33% के आसपास रेटिंग था, तो वो लोग नाराज़ हैं। लेकिन चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए वो कहते कि फिर हार करके हमको एनडीए को ही वोट देना है, तो वो एनडीए को ही वोट देंगे। और इसलिए ये जो विपक्ष जो वहाँ पे तेजस्वी यादव के लीडरशिप में जो महागठबंधन जो वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है वो अभी फिलहाल जो है वो मुकाबला देने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है। और वो जो तीसरा गठबंधन ओवैसी के नेतृत्व में आया है, वो देखिए ओवैसी तो पूरा डिपेंड करेगा वो किस तरह के कैंडिडेट्स जो है वो खड़े कर रहे हैं। इनकी स्ट्रेटजी क्या है? इनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो आरजेडी के वो ग्राउंड लीडर्स जो कभी चुनाव लड़ चुके हैं, अब चुनाव उनको टिकट नहीं दिया गया, जो आरजेडी का सेकंड बेस्ट मैन था या उस गठबंधन का जो सबसे प्रॉमिसिंग लीडर था जिसे टिकट नहीं मिला, उसको ये लोग टैप करेंगे। ये इनकी राजनीति है, इनकी रणनीति है कि आप इस तरह के लीडर्स को आप अपने फोल्ड में लेकर के आओ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप, क्योंकि वोट बैंक जो है वो बेसिकली ओवैसी को जो वोट आने वाले हैं वो वोट बीजेपी वाला कोई ही ओवैसी को वोट नहीं देगा। वोट उन्हें मिलना है तो सेकुलर वोट्स मिलने हैं, तथा कथित मतलब मुसलमानों के वोट मिलेंगे, यादवों के वोट मिलेंगे, या जो लोग बीजेपी के बिल्कुल ही खिलाफ है उनका वोट वो मिलेंगे। मिलने के लिए, वो लेने के लिए वो सारी रणनीति बना रहे हैं। तो उनके यहाँ अभी टिकट बंटवारा जो है सबसे लेट चलेगा। वो सारे जगह के रिजेक्टेड जो बागी होंगे और सारे लोग होंगे उनको ये लोग टिकट देंगे। तो वो एक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं, अगर इनके पास अगर अच्छे कैंडिडेट्स की लिस्ट अगर बन जाती है, दे आर गोइंग टू बी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आरजेडी, कांग्रेस एंड लेफ्ट। वो बहुत बड़ी दिक्कत जो है उनके लिए वो खड़े करने वाले हैं। और जिस तरह से सीमांचल तो छोड़ दीजिए, और भी अलग अलग मुस्लिम बेल्ट से जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, वो चौंकाने वाली, क्योंकि अचानक से जो ओवैसी साहब की जो कद है कि चूँकि वहाँ इस बार जो अलायंस हुआ है, जो बीएसपी भी साथ में है, डीपी यादव भी आ गया है, फिर रालोसपा जो है वो भी सामने आ गया, आरएसपी हो कुशवाहा साहब, तो दे हैव बिकम अ गुड अल्टरनेटिव। और ये जो है
फायदा इसका एनडीए को होगा, लेकिन नुकसान आरजेडी को बहुत बड़ा होने वाला है इस वजह से। ये समझाइए कि चुनावी मौसम में बिहार के कद्दावर नेता रामविलास पासवान का स्वर्गवास हो गया और अब एनडीए से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, तो क्या सिंपैथी वोट हम उनके खाते में जाते देख सकते हैं? देखिए, रामविलास पासवान एक बहुत ही सभ्य और सौम्य किस्म के लीडर थे। बिहार की राजनीति में मैं आपको बता दूं, 15 साल पहले रामविलास पासवान की जो हैसियत थी वो नीतीश कुमार से ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा, ये ग्राउंड, ये हालांकि वो चूँकि एक दलित लीडर है, जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, वो उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया आज तक, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो एक मसीहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि भाई लीडर होता किस तरह का है और कौन अपने कंस्टिट्यूंसी में, अपने जो वोट बैंक के बीच में, वो क्यों लोग उसको बेइंतहा जो है उसको लाइक करते हैं। वो रेल मिनिस्टर बने, हाजीपुर से वो चुनाव जीते थे तो रेल मंत्री वो बन गए, तो हाजीपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ा कारखाना वगैरह रेलवे का लगा दिया और एक इलाके का जो हेडक्वार्टर भी बना दिया उसे। अब हुआ क्या कि वो जो भी आता था, जो भी दलित, कोई भी पिछड़े वर्ग का आया तो उसे वो नौकरी पे लगवा देते सरकारी रेलवे में। हालांकि ये इलीगल, मैंने आप ये कह सकते हैं कि आज के हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला, आप कह सकते हैं कि ये गलत तरीका है और इसको लेकर के बवाल भी मच गया। मुझे याद है पार्लियामेंट के अंदर जब ये सवाल पूछा गया कि भाई आपके ऊपर जो है ये आरोप है कि वहाँ पे जो है आप बिना किसी चीज़ के जो है आप लगातार जो है 4th ग्रेड में जो है, और दरअसल क्या किस चीज़ में, कोई ऐसा नहीं कि इंजीनियर बना दे रहे हैं, लाइंसमैन तो 4th ग्रेड के जितने भी जो लोग होते हैं तो उसमें वो सरकारी नौकरी पे जो है वो रखवा दिया करते थे। तो पार्लियामेंट में उनसे सवाल पूछा गया कि भाई इस तरह की खबर आ रही है तो मिनिस्टर क्या जवाब देगा। तो बोला मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। वो खड़े हुए बोले कि मैं बनाऊँ किस लिए, मैं रेल मंत्री बना किस लिए हूँ, हम अपने हाजीपुर के लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो मेरा रेल मंत्री बनना ही बेकार है। हालांकि आज के डेट में ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकता। और सारे लोग हंसने लग गए और जो जिसने सवाल किया था उसे बोले कि भाई कि आपके भी इलाके में कोई दलित वलित है, उसको नौकरी चाहिए, भेजिए, मैं लगवा दूंगा। तो ये इस किस्म के लीडर हैं और इसलिए लोग बहुत मानते थे। और मैं आपको बता दूं कि रेल मंत्री पहले इतना ज़्यादा महिमा मंडित मंत्रालय नहीं था, और जब रामविलास पासवान बन के निकले तो जब भी ये झगड़ा होता था, लालू यादव यूपी की सरकार में रेल मंत्री मैं बनूंगा, ममता बनर्जी मैं बनूंगी, क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान ने वो रास्ता खोल दिया कि भाई नौकरी देंगे। इसी तरीके से वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे तो उसी तरीके से ये काम करते थे। तो उससे होता क्या है कि इस तरह के लीडर के प्रति उनके जो वोट बैंक है, उनके समर्थक के बीच बहुत, आप ये समझिए कि एक गांव में आपने 3-4 लोगों को नौकरी दे दी, वो गांव पूरा का पूरा आपका भक्त हो गया वो, कि भाई ये आदमी काम करवाता है। नौकरी से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। और मुझे याद है कि वो 5-5.5 लाख के मार्जिन से एमपी का चुनाव जीतते थे। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है उनकी जीत। तो ये चीज़ जो है, तो वो एक बड़ा लीडर बिहार ने खोया है। अब आपने जो सवाल किया कि क्या उनकी कमी खलेगी, ज़रूर खलेगी। और जिस तरह की सौम्यता, जिस तरह से बहुत ही डाउन टू अर्थ, उनके कंस्टिट्यूंसी बिहार से कोई भी आदमी उनके घर दिल्ली में चला जाता था, बिना खाए वापस नहीं आता था। मैंने आप ये समझिए कि वहाँ रामविलास पासवान के घर के अंदर 24/7 किचन चलता रहता था, वो पब्लिक के लिए। तो ये इस तरह के लीडर, कद्दावर लीडर थे, तो ये इनकी कमी तो खलेगी ही। अब सवाल ये है कि जो गैप वो छोड़ के गए हैं, चिराग पासवान उस गैप को भरने के काबिल हैं या नहीं है। हालांकि चिराग पासवान की अच्छाई ये है कि उनकी भी जो इमेज जो है वो एक सौम्य, सोबर, सबसे अच्छे से मिलने वाला, जो लीडरशिप की जो पहला रिक्वायरमेंट है। कभी किसी के, आप इतने दिन से देखिए कि किस तरह से वो ग्रेविटी के साथ बातचीत करते, कभी कोई लूज टॉक नहीं करते, कभी कोई गुस्से में आकर के, तैश में आकर के कोई बात नहीं कहते। आप देखिए वो पार्टी एनडीए से अलग हो गए, एनडीए के बाहर हैं,
लेकिन आपने देखा कि एक भी जगह कहीं भी चिराग पासवान के मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो अटैक कर दिया। तो वो सारी मर्यादा को भी जो है वो पालन कर रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सिंपैथी वोट मिले ना मिले वो तो अलग बात है। हम लोग कैपिटल टीवी की टीम बिहार जा रही है। इलेक्शन के दौरान हम ग्राउंड से ही रिपोर्टिंग भी करेंगे। बिहार का बादशाह कार्यक्रम हम ग्राउंड में जाकर के लोगों के बीच जाकर के करने वाले हैं। ऐसी तैयारी हम लोगों की चल रही है। तो वो तो ग्राउंड में मालूम चलेगा भाई सिंपैथी वोट है कि नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहा जाए कि एलजेपी के ऊपर से जिस तरह से कौरवों के पीछे जो भीष्म का जो एक हाथ था, तो वो वहाँ से जो है वो हट गया है और उनकी कमी जो है एलजेपी को बहुत ज़्यादा खलेगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि एनडीए से अलग होकर जिस तरह से चिराग पासवान ने फैसला भी किया था और अब अलग अलग जगह उन्होंने कहा था सब जगह वो कैंडिडेट खड़े करेंगे, खासतौर पर जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार रहेंगे, तो उनकी रणनीति उनके लिए पॉजिटिव साबित हो इस उम्मीद के साथ। और साथ ही साथ जो बागी खेल ख़राब करने वाले जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, देखते हैं वो उनकी अगली रणनीति क्या होती है। फिलहाल विस्तार से जो आज जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।